राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी वेरिएबल्स और कमेंट्स के बारे में, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की बात है ऑपरेटर्स के बारे में। तो फोल्डर ओपन कर लेते हैं, फिर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड करेंगे। अब जैसे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में काम आते हैं, वो ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहले नई फाइल बना लेते हैं। op.py यानी कि operators.py। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अब पाइथन में कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर दूसरा जो आता है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद में आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद में आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, और एंड के अंदर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो ऑपरेटर जो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में काम आते हैं, जैसे कि अपना प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, या फिर पावर ऑफ हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है कोई प्रिंट, और फिर मैं इसके अंदर कुछ एक वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे कि 10 और 10+3। ठीक है, एक बार इसको सेव कर लेते हैं। 2 की ज़िंदगी की कंट्रोलर्स रन करके देखेंगे, आंसर 13 आएगा अपने पास में। तो जैसे 13 आ रहा है यानी कि 10+3 13 होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये डुप्लीकेट किया है एल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से, फिर ये माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक बार कंट्रोल एस करेंगे। अगर आपने वेरिएबल और कमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कहीं आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। इस प्रोग्राम को रन करते तो अपने पास में ये आंसर है, कुछ 13 आ गया, फिर 7 आ गया, 30 आ गया और 3.33 आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको 3.333 ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ना मिले, तो उस चीज़ को बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। उसके लिए आपको करना ये है कि प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद में आप 10 लिखेंगे और फिर डबल डिवाइड करना होगा आपको। इसका मतलब होता है फ्लोर डिवीजन, यानी कि सिर्फ इंटीजर जो वैल्यू है वही दो, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हमें दो ही मत। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, रन करेंगे। इस बार अपने को डिवाइड के अंदर 3.33 के बाद में 3 मिलेगा, सिर्फ 3, यानी कि डेसिमल के बाद की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसा आपको जो ठीक लगे, जिसके आपको नीड हो, आप उसको यूज़ ले सकते हो। अब एक और चीज़ आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि 10 और डबल मल्टीप्लाई। जैसे डबल डिवाइड आया तो डबल मल्टीप्लाई भी आएगा। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 10 की पावर 3 है, यानी कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 5 करता हूँ तो 5 बार मल्टीप्लाई करो, तो 10⁻³ कितना होता है? 1000। तो कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 1000 आ गया। ठीक है, वो पावर ऑफ की बात है। अगर आपको किसी चीज़ का स्क्वायर, क्यूब या कितनी भी पावर किसी वेरिएबल की निकालनी है तो आप वो यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैंने a=5 लिखा, तो ये इक्वल्स टू जो है वो असाइन कर रहा है कि ये a नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 5 की जो वैल्यू है वो इसमें असाइन कर दी है इसने। ठीक है, इसको बोलता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि a नाम के डिब्बे में 5 नंबर की डाल। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स में अपने आता है a=2 और फिर +=5। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि a की जो प्री वैल्यू है, पहले से असाइंड वैल्यू, उसके अंदर 5 और ऐड कर दो और उसके बाद वापस उसको a में डाल दो। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a=2 और a फिर प्लस और 5। अपन ये चीज़ भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये मैंने लिखा प्रिंट और ये मैंने लिखा a,
और ये मैंने लिखा प्रिंट, और ये मैंने लिखा ए। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कमेंट आउट कर देते हैं एक बार के लिए, ताकि उनका आउटपुट हमें डिस्टर्ब ना करे। कंट्रोल एस करेंगे, उसको रन करेंगे, तो दोनों की वैल्यू एक में आई है 10 और एक में आई है 15। अब इसका रीज़न क्या है कि हमने पहले यहाँ पे जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू यहाँ पे 10 कर दी है, यानी कि ए प्लस इक्वल्स टू 5 किया तो यहाँ पे वैल्यू 10 हो गई, और फिर यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है तो 10 + 5 10 हो गई। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, तो अब अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू 10 आएगी, कि वो समझ रहा है कि अब ए की वैल्यू 5 है और 5 + 5 10 कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करेंगे, तो ये अभी 10 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्लस इक्वल्स टू कर सकते हो, आप चाहो तो ए और माइनस इक्वल्स टू 5 कर सकते हो। ठीक है, और माइनस के बजाय में आप इसको मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कर सकते हो, आप इसको डिवाइड इक्वल्स टू कर सकते हो। तो जितने भी ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उन सबको आप असाइनमेंट ऑपरेटर में काम ले सकते हो, एक इक्वल का साइन लगा के। ठीक है, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर में काम आता है। उसके बाद अपनी जो चीज़ आ जाती है, इसको कमेंट कर देते हैं, उसके बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि जो एक लॉजिकल वैल्यू अपने को रिटर्न करते हैं कि वो चीज़ या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो पहले अपन वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल्स टू जैसा मैंने किया ट्रू, और बी इक्वल्स टू मैंने किया फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो चीज़ समझ लो कि अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहता हूँ किसी सिंबल से, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। अगर मैं किसी नंबर से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। आप चाहो तो वेरिएबल को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, और वेरिएबल का फर्स्ट लेटर कैरेक्टर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, और उसके बाद में आप चाहो तो नंबर्स लगा सकते हो, वो चीज़ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा, और फिर मैं लिखूँगा कि ए एंड बी, ये चीज़। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ए एंड हो गया, फिर और हो गया, और एक आ जाता है नॉट। ठीक है, अगर किसी ने लॉजिकल गेट्स पढ़े हैं तो उनको पता है कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब ए एंड बी का मतलब क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स दे दो, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है, और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू दे दो। ठीक है, और ए नॉट बी का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, ये नॉट वाला जो है वो सिर्फ एक ही सिंबल पे लगता है, दोनों पे नहीं लगता, कि अगर बी ट्रू नहीं है या बी फॉल्स नहीं है तो उस हिसाब से आप आउटपुट दे दो। कंट्रोल एस करेंगे, इसको रन करके देखेंगे, तो रन करेंगे तो पहले में आ गया फॉल्स, क्योंकि दोनों में से अगर एक फॉल्स है तो फॉल्स दे दो, और का मतलब होता है दोनों में से एक ट्रू है तो एक ट्रू दे दो। ठीक है, और प्रिंट नॉट बी, यानी कि बी पहले से फॉल्स है, और नॉट लगने का मतलब क्या है कि उसका इन्वर्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे बी को ट्रू करता हूँ, जैसे ये मैंने पकड़ा इसको और TRU ट्रू लिख दिया है, तो अब उसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। नॉट का मतलब होता है इन्वर्स, यानी कि ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स को ट्रू कर दो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो किसी भी चीज़ को कंपेयर करने में काम आते हैं। जैसे अगर मैंने वैल्यू असाइन करी है a इक्वल्स टू, और फिर जैसे मैं इसमें दे रहा हूँ 5, और b इक्वल्स टू मैं इसमें दे रहा हूँ 10। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनको कंपेयर करना चाहता हूँ। कंपेयर का मतलब क्या होता है कि वो a जो है वो b से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, और a इक्वल्स टू b, ठीक है, अगर ये चीज़ होती है, अगर a इक्वल्स टू b होता है, यानी कि डबल इक्वल का मतलब क्या होता है कि वो उसके बराबर है, और सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर a जो है वो b के बराबर है तो अपने को ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इसको रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि a जो है उसकी वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद में इसमें कुछ चीज़ें और होती है,
जैसे कि इक्वल इक्वल्स के बाद में हो गया नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू में अपने पास में ट्रू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हो गया ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी, और उसके बाद में एक चीज़ और होती है, उस चीज़ को भी देख लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी और ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, ये सारी चीज़ें होती है, ये आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यू आ रही है फॉल्स, यानी कि ए बी के इक्वल्स में नहीं है, और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, सेकंड वाला जो ऑप्शन है। तो ए नॉट इक्वल्स टू बी, यानी कि ये चीज़ ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब ए इज़ लेस देन बी, ये ट्रू है क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है। उसके बाद में आता है ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 5 वैल्यू 10 से बड़ी नहीं है। फिर आ जाएगा ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, यानी कि या तो वो लेस देन हो या फिर उसके इक्वल हो, अगर दोनों में से एक चीज़ हो जाती है तो वो ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। और ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, यानी कि या तो वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, वरना वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये चीज़ फॉल्स हो गई है। अब इसके अलावा और इसमें कोई चीज़ आती नहीं है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लूप्स या किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने में काम में लेते हैं, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। एक बार हम ए की वैल्यू इक्वल करके देख लेते हैं, 10 इक्वल्स टू 10, कंट्रोल एस करेंगे, इसको रन करेंगे, अब सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वल इक्वल्स में ट्रू हो गया, फिर नॉट इक्वल्स में फॉल हो गया, फिर लेस देन भी नहीं है और ग्रेटर देन भी नहीं है, तो दोनों में फॉल्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद में लेस देन इक्वल्स टू है तो ट्रू हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में आता है इज और इज नॉट, ये चीज़ है, यानी कि ऊपर वाले को कमेंट कर देते, बीच में दिक्कत देगा, तो ये हमने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल को वापस से असाइन करूँ, जैसे ए इक्वल्स टू मैंने लिखा है 10, ठीक है, और बी इक्वल्स टू अगर मैंने लिखा है वापस से 8, ठीक है। तो अगर मैं ये चाहूँ कि प्रिंट और ए इज़ बी, तो इसका मतलब ये होता है कि क्या ए जो है वो बी है, क्या ए जो है वो बी है, तो उस चीज़ को प्रिंट कर दो। तो उसमें भी वैल्यू ट्रू और फॉल्स ही आती है, और इसको भी हम कंडीशनल चीज़ में ही काम लेते हैं। तो ए इज़ नॉट बी, यानी कि क्या ए बी नहीं है, अगर ए बी नहीं है तो वो चीज़ प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसको कंट्रोल एस करेंगे और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ए बी है क्या? ए बी नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 8 है। और क्या ए बी नहीं है? ए बी नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं। अब चाहें तो एक बार वैल्यू इक्वल करके देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, इसको रन करेंगे, तो ए जो है वो बी है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि बी इक्वल्स टू ए, ये इस चीज़ में भी काम करेगा, ठीक है। इसको रन करके देखेंगे तो भी सेम वैल्यू आ रही है कि ए जो है वो बी है और ए जो है वो बी नहीं है, उसमें फॉल्स आ रहा है और एक में ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स किसी भी लिस्ट में चेक करने के लिए। अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में भी दो हैं, इन और नॉट इन, यानी कि क्या हमने जो वेरिएबल असाइन किया है या जो वैल्यू दी है या वो जो कैरेक्टर दिया है वो उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा कि a इक्वल्स टू, और मैं एक नंबर ले लेता हूँ या मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ ABCD, और उसके बाद में मैं इक्वल्स टू नया वेरिएबल असाइन करेंगे b इक्वल्स टू, और उसके अंदर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ b, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट और b इन a, ठीक है, और दूसरी चीज़ में मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एंड b नॉट इन a, ठीक है। तो इसमें भी वैल्यू ट्रू और फॉल्स ही आती है,
और ये भी हम किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स करने में या किसी चीज़ को एक लूप तक चलाने में काम में लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ए बी इन ए, तो ये स्ट्रिंग को चेक कर रहा है कि क्या बी जो है वो उस स्ट्रिंग में है, अगर है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा और अगर नहीं है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। उसके बाद में आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो बाइनरी पे वर्क करते हैं। बाइनरी का मतलब क्या है? 0 और 1 के फॉर्म के अंदर जो चीज़ें वर्क करती है वो सारी की सारी बिटवाइज ऑपरेटर्स में काउंट होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो यहाँ पे इसके ऑपरेशंस लिखते थे। ठीक है, इसके मेन ऑपरेशंस में आता है एंड, और फिर आता है नॉट, और उसके बाद में आता है एक्सॉर। ठीक है, ये 4 मेन ऑपरेशंस है। उसके अलावा 2 और होते हैं, राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट करके, पर उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इस कोर्स में नहीं, फिर आगे कभी चल के काम आएंगे तो बात करें। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ये बात कर लेते हैं। फिर ए के अंदर अगर मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ वाई, ठीक है, और बी के अंदर मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 2। ठीक है, अब मैं एक बार के लिए यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वो आउटपुट आता कैसे है। ठीक है, तो ए एंड बी हो गया, फिर उसके बाद में एड शिफ्ट और ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, एंड के बाद में अपने पास में है और, उसके बाद में नॉट जो है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे असाइन होता है। उसके बाद में अपना आता है एक्सॉर। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करेंगे और एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब जो अपने पास में जो वैल्यू आ रही है वो है 0, 3, -3 और 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है बेसिकली एक एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फॉर्म के अंदर जो चीज़ चल रही है वो चल रही है और बाइनरी के अंदर चल रही है। तो पहला आउटपुट अपना 0 है, यानी कि ए एंड बी। तो ये आउटपुट आता कैसे कि अब 1 की वैल्यू जो बाइनरी में है वो क्या होती है? 0, 0, 0 और 1। ठीक है, और अगर अपन 2 की वैल्यू देखें बाइनरी में तो वो वैल्यू होती है 0, 0, 1, 0। अगर आपको बाइनरी के बारे में नहीं पता कि कौन सी वैल्यू क्या होती है तो आप गूगल पे जाकर सर्च करो बाइनरी टेबल और वहाँ पे आपको वो सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। वैसे हम इसको 8 बिट 32 बिट में काम लेते हैं तो इससे पहले 4 0 और लगा सकते हैं, पर अपन समझने के हिसाब से अभी यहाँ पे 4 डिजिट्स के हिसाब से अपन लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 0 आ रहा है फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर, उसका बेसिक मीनिंग क्या है वो चीज़ अपन देखेंगे। तो एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी 0 है तो 0 हो जाए, यानी कि अगर दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे पहला जो है उल्टा चलता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो 1 0, अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, अगर दोनों में से एक भी 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगर वापस से 0 है तो 0 हो जाएगा। अब 4 बार 0 है, यानी कि 0 0 0 0, जो बेसिक वैल्यू बाइनरी के अंदर होती है वो 0 की होती है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 0। अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आउटपुट आ रहा है 3। अब इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अब और का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों में से एक 1 है, यानी कि दोनों में से अगर एक ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और वापस से 0 और 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद में 0 और 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वापस से 0 और 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 0 0 1 1 जो बाइनरी के अंदर वैल्यू होती है वो 3 की होती है। ठीक है, अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे से समझना है तो बाइनरी टेबल के बारे में देख लेना। आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे तो आपको बाइनरी टेबल मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसका आउटपुट 3 आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट के अंदर क्या होता है कि नॉट के अंदर आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो मिल रहा है -3। अब नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है वंस कंपोनेंट। अब वंस कंपोनेंट पे इतना ध्यान नहीं देंगे कि वंस कंपोनेंट क्या होता है, टूज कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, बाइनरी के अंदर वो चीज़ अभी के लिए ध्यान नहीं देते। तो अभी अपने पास में बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 2, जिसका बाइनरी क्या है? जिसका बाइनरी है 0 0 1 0। ठीक है, तो वंस कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर +1 करके उसकी वैल्यू को नेगेटिव कर दो। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, इसको मैं कन्वीनियंस के लिए नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आई। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर +1 करेंगे तो 0 और 1 कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 तो 1 है ही, और उसके बाद में 0 जो है वो 0 है, और उसके बाद में जो 0 है वो 0 है, तो 1 1। अब ये क्या कहता है कि इसकी वैल्यू तो चलो मान लो कि 3 हो गई, अब इसका जो सिंबल है उस सिंबल को चेंज कर दो। सिंबल को चेंज करने का मतलब है कि अगर प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, तो ये -3 हो गया नॉट ऑपरेटर के अंदर। उसके बाद में आता है एक्सोर ऑपरेटर। अब एक्सोर के अंदर भी अपने को आउटपुट 3 मिल रहा है। अब उसका रीज़न क्या हुआ कि अगर हम लोग चीज़ देखें कि एक्सोर और का दोनों का आउटपुट सेम है। अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, जो एडिशन है वही हो रहा है, और यहाँ पे भी एडिशन है वही हो रहा है। तो एक बार के लिए अपन ये समझ लेते हैं कि एक्सोर की वर्किंग जो है वो और की सिमिलर ही है, यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो गई 0 0 1 0, और 2 की वैल्यू क्या हो गई 2 की वैल्यू हो गई 2 की वैल्यू हो गई 0 0 1 0, और 1 की वैल्यू हो गई 0 0 1। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, सिंपल वे में समझते हैं, तो 3 आना चाहिए। ठीक है, और 3 की वैल्यू क्या होती है 0 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 0 है वो 1 हो जाएगा, फिर 0 1 जो है वो 1 हो जाएगा, फिर 0 0 जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 0 वापस से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि और एक्सोर अगर इतने सिमिलर हैं तो उनको अलग अलग क्यों बनाया, एक की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। तो वो चीज़ ये है कि और जो है वो इस तरह से काम करता है कि अगर दोनों में से कोई एक 1 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों 1 हैं, यानी कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो उसका आउटपुट भी 1 हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरह से काम करता है। अगर दोनों आउटपुट 1 है तो 1 हो जाएगा, और दोनों आउटपुट 0 है तो 0 हो जाएगा। लेकिन एक्सोर ऐसा काम नहीं करता है। एक्सोर के अंदर क्या कंडीशन है कि एक्सोर कहता है कि अगर 1 है और दूसरी वैल्यू भी 1 है तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर पहली वैल्यू भी 0 है और दूसरी वैल्यू भी 0 है तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस है, और ये मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। तो ये अपने हो गए थे बिटवाइज ऑपरेटर्स, और बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात के बाद में एक बार मैं इनको सेटल कर देता हूँ, हर एक ऑपरेशन के बाद में इनको डाल देता हूँ, ताकि आप लोग वापस से वीडियो देखो तो आप इसको रोक के समझ सको कि कौन सी चीज़ किस काम में आ रही है। और ये यहाँ पे ये मैंने डाला, सॉरी ये इसका नहीं है, एंड ऑपरेटर, और उसके बाद में ये आ गया है एक्सोर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये चीज़ होती। अब 0 0 वाला मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 0 0 1, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे 0 0 0 1 0। ठीक है, और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो आ जाएगा 0 0 0 0, क्योंकि एक 0 है तो 0 आ जाएगा। अब एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो वेरिएबल्स के अंदर बाकी रह गई थी, कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। अगर वेरिएबल को आप डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप उसको किसी कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे मैं ये वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ a = 5। ठीक है, तो अब मैं इसको कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकता हूँ, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता हूँ, तब तक ये वैलिड है। लेकिन अगर मैं इसको किसी और सिंबल से स्टार्ट करना चाहूँ, डॉट से स्टार्ट करना चाहूँ या किसी भी और सिंबल से स्टार्ट करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ कि उसको नंबर से स्टार्ट करूँ तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर कैरेक्टर के आगे मैं नंबर लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, 1 लगा दूँ, 2 लगा दूँ, ये चीज़ होती है। अगर मैं अंडरस्कोर लगा के नंबर लगाना चाहूँ तो मैं वो चीज़ भी कर सकता हूँ। तो कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए ये बेसिक सा रूल है। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपको वेरिएबल डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। और अगर आपने वेरिएबल्स वाला वीडियो और कमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ पे टैप करके आप वीडियो देख सकते हो। अगर इंस्टॉलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।